हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इस ग्रेविटेशन के चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसका नाम है केपलर्स लॉ। ये केपलर्स लॉ क्या है, क्या स्टेटमेंट है, ये सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे वीडियो चैनल मानस ट्यूटोरियल में। चलिए, अब ये जो लॉ है वो कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरह से इसका बेस स्टार्ट हुआ, मतलब कैसे जो साइंटिस्ट थे जोहानस केपलर, इन्होंने किस तरह से स्टार्ट किया, इस लॉ को कैसे प्रपोज किया। क्या हो गया था कि बहुत ही पहले बिफोर 16th सेंचुरी प्लैनेटरी मोशन को ऑब्जर्व किया गया था कि किस तरह से प्लैनेट एक सन के अराउंड में या एक स्टार के अराउंड में प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, इसके बारे में डिस्कवरी या ऑब्जर्वेशंस हुए थे। आफ्टर 60th सेंचुरी और आफ्टर सम टाइम्स टेलीस्कोप की खोज हुई। जब टेलीस्कोप का इन्वेंट हुआ, इस टेलीस्कोप के थ्रू हमें बहुत सारा, इसके इन्वेंशन से हमें बहुत सारा क्या मिला, डेटा मिला कि यस किस तरह से प्लैनेट्स होते हैं, किस तरह से रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग को एविडेंसेस मिले। उस एविडेंस को बहुत ज़्यादा स्टडी करके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोहानस केपलर। इन्होंने उसको स्टडी किया और बोला यस ऐसा कुछ तो लॉ है जिसको फॉलो कर रहा है। उन्होंने एक पैटर्न देखा कि यस जो प्लैनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन वो कुछ एक क्या बोलते हैं, एक ट्रेंड शो कर रहे हैं। उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लॉज दिए और उन्हीं लॉ को हम लोग बोलते हैं केपलर्स लॉ, क्योंकि ये लॉ दिया है केपलर्स ने, सर जॉन्स केपलर ने, इसलिए इस लॉ को हम बोलते हैं केपलर्स लॉ। तो आपको समझ में आ गया कि केपलर्स लॉ कैसे आया था। उन्होंने जोहानस केपलर ने डाटा को स्टडी करके अपना लॉ दिया था। नाउ आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि ये लॉ बोलता क्या है, क्या इस लॉ के अकॉर्डिंग है। तो पहला लॉ का स्टेटमेंट मैं आपको जस्ट कॉपी कर दिया यहाँ पे कि द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको एक शेप के बारे में बता दूं, इलिप्टिकल शेप। देखो जो इस तरह का शेप दिख रहा है लाइक दिस, ये होता है इलिप्टिकल शेप का। आप रग्बी का बॉल देखोगे, देखो ये रग्बी का बॉल है, ये इस तरह के शेप का होता है। अब इस शेप में दो फोकस पॉइंट होते हैं, एक यहां पर होता है, दूसरा यहां पर होता है। ऐसे दो पॉइंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फोकस। तो इन्होंने क्या बताया कि जो प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, जो सन होता है वो किसी एक फोकस पर होता है, चाहे यहां पर होगा चाहे यहां पर होगा, और प्लैनेट क्या करते हैं इसके चारों ओर रिवॉल्व। जैसे यहां पे देखो द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स। देखो यहाँ पे ऑर्बिट कैसा होता है प्लैनेट का, इलिप्टिकल शेप का होता है। देखो ये शेप कैसा है, दिस इज इलिप्टिकल शेप का इनका ऑर्बिट होता है। एंड ऑल्सो सन इज वन ऑफ द फोकाई, दो फोकस है, एक फोकस यहां पर है, एक फोकस यहां पर है। तो इन दोनों में से किसी एक फोकस पर सन होता। जस्ट सिंपल सा लॉ कि देन ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स एंड विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। सन यहां पर हो सकता है या फिर सेकंड फोकाई पे, किसी दो फोकाई में से किसी एक फोकाई पर सन पाया जाता। यही था केपलर्स का फर्स्ट लॉ। फिर थोड़ा सा इसमें और इवॉल्व किया इन्होंने, थोड़ा सा इसको, इस इंफॉर्मेशन को ऐड करते हुए, कुछ और इंफॉर्मेशन को ऐड करते हुए सेकंड लॉ दिया। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि द लाइन जॉइनिंग टू द प्लैनेट एंड द सन, किसको प्लैनेट को एंड सन को जोड़ने वाली लाइन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल मान लो कि ये मेरा सन है, रेड कलर का सन है, और मेरा प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। एक टाइम था, समझो 5 o'clock को मेरा जो प्लैनेट था वो ए पे था, ए पॉइंट पे था। आफ्टर 5 hours मतलब 10 o'clock को मेरा जो प्लैनेट है वो यहां पहुंचता। क्लियर। नाउ उसी टाइम पे रात में मे बी 6 o'clock को, 6 PM को, ये AM है ये PM है, 6 PM को मेरा प्लैनेट यहां पहुंचा एंड आफ्टर 5 hours मतलब 11 PM पर मेरा प्लैनेट यहां पर।
तो ये लॉ क्या बोलता है कि अगर इफ आई एम ज्वाइनिंग द लाइन बिटवीन सन एंड प्लैनेट, देखो ये लाइन हो गया प्लैनेट और सन को जोड़ने वाली प्लैनेट्स, ये चारों लाइन है। ये क्या बोल रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग टू द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरियाज। तो क्या मतलब है, अगर टाइम इंटरवल सेम है, यहां पर भी 5 आवर्स है, यहां पर भी 5 आवर्स है, तो द इक्वल एरिया विल बी सेम, दिस एरिया एंड दिस एरिया विल बी सेम। भले यहां पर आपको देखो डिस्टेंस आपको लगे कि ज्यादा कवर किया, लेकिन एरिया जो कवर किया ये दोनों एरिया क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहां पे देखो इस रीजन में A3 से A4 जाने में मोशन भले स्लो है, डिस्टेंस देखो इतना ही कवर किया, इतना ही किया, और इतना एरिया क्या किया उन्होंने, स्वीप किया। यहां पर फास्ट मोशन है, एरिया कितना इन्होंने इतना ज्यादा, यहां से आके यहां तक डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, बट एरिया इतना कवर किया। तो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ एरिया 1 एंड एरिया 2 विल बी इक्वल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया, मीन्स द लाइन ज्वाइनिंग टू द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पे टाइम इंटरवल देखो सेम है, यहां पर भी 5 आवर्स था, यहां पर भी 5 आवर्स। सेम एग्जाम को मैंने एग्जांपल से समझाया इस तरह से। तो ये था सेकंड लॉ कि द लाइन ज्वाइनिंग टू द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट आते हैं थर्ड लॉ एंड लास्ट लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अगर मैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन को मान लूं t, तो क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब मैं पहले आपको मैं ये दो टर्म समझा दूं क्या है। पहला क्या है, टाइम ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, सेकेंड मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मीन्स क्या हो गया, एक प्लैनेट को रिवॉल्व होने में कितना टाइम लगता है। मान लिया मैंने एक प्लैनेट को रिवॉल्व होने में t टाइम लगता है, एंड जो डिस्टेंस है, जो एवरेज डिस्टेंस है, मतलब ये जो bs प्लस as प्लस cd प्लस ds, इसको अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो ये मेन डिस्टेंस होगा। तो इसको मैं मोर और लेस रेडियस बोलूं चलेगा r, तो मैं मान लेता हूं मेन डिस्टेंस होगा मेरा r। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ द स्क्वायर ऑफ time of the square of its time period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of planet from the sun, means t square is directly proportional to r cube, जहां पर t क्या है, is a period of revolution, r क्या है, mean distance from the sun। now हम लोग को पता है कि जब कभी भी इनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, मतलब अगर टी टाइम पीरियड बढ़ेगा, पीरियड रिवोल्यूशन का टाइम बढ़ेगा, तो उनके बीच का रेडियस भी बढ़ेगा। तो हमारे पता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइन को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। सो आर क्यूब यहाँ पे दो, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। मीन्स इसको अगर मैं दूसरे वे से बोलूं, द रेशियो ऑफ time period of revolution, square of time period of revolution and average mean, the cube of average mean distance is kept constant। ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यही था थर्ड लॉ। फिर से एक बार जस्ट देख लें, तो इलिप्टिकल शेप का होता है और सन एक फोकस पर होता है। सेकंड क्या है, अगर लाइन ज्वाइनिंग टू द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि एरिया सेम होगा, एरिया 1 विल बी एरिया 2 इक्वल होगा। एंड थर्ड क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी स्क्वायर अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो ये 3 लॉ थे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं आप लोग के लिए और ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।